नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संथाल शासन व्यवस्था, जो कि सबसे बड़ी और है। और संथाल शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका परिचय जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए थे, कहाँ पर रहे और इनकी कुछ और बातें। तो पूर्व में ये पश्चिम बंगाल में रहते थे, जहाँ पर इन्हें सावतार कहा जाता था। तो ये झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, पश्चिम बंगाल में रहते थे। बाद में जहाँ पे उन्हें सावतार कहा जाता था, वे बाद में झारखंड में आकर के बस गए या फिर कोई इन्हें ला कर के बसाया। तो इनका जो मुख्य क्षेत्र है यानी कि संथाल परगना क्षेत्र है, इसका जो प्रमुख और मूल निवासी जो है पहाड़िया समुदाय के लोग थे। कौन सा समुदाय के? पहाड़िया। इनको सौरिया पहाड़िया भी बोला जाता है, सौरिया पहाड़िया जनजाति। तो ये लोग यहाँ के मूल निवासी थे। तो जब सौरिया पहाड़ी जनजाति के टाइम ये लोग मूल निवासी थे, तो जो 1765 में जब अंग्रेज़ लोग आते हैं तो अंग्रेज़ों की अधीनता को ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कौन नहीं करता है? ना पहाड़िया जनजाति के लोग, यानी कि पहाड़िया समुदाय के लोग, सौरिया पहाड़िया। तो फिर 1832 से 33 में 1338 वर्ग मील क्षेत्र है ना, 1338 वर्ग मील क्षेत्र को नाम दिया गया दामिनी को। और यह क्षेत्र जो है पहाड़िया जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी कि इसमें जो है दामिनी कोह जो क्षेत्र बनाया 1338 वर्ग मील का, इसमें सिर्फ सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग ही रहेंगे और बाकी जो बचा उसमें संथाल के लोग रहेंगे, संथाल जनजाति के। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा संथाल है तो भाषा को संथाली है, लेकिन लिपि जो है ओलचिकी है, थोड़ा विचित्र है। तो लिपि ओलचिकी है, भाषा संथाली है। और ये झारखंड में मुख्य रूप से, ये तो जानते हैं हम लोग, संथाल परगना प्रमंडल में ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावे भी धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आदि जिलों में निवास करते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 3 जनजाति देख चुके हैं, पढ़ लिए हैं। और इसमें से पता चल रहा है कि कोई झारखंड की कोई भी एक जनजाति जो है किसी एक ज़िले में ही नहीं बस रही है, सभी ज़िलों में वो फैली हुई है। कुछ कम में है, किसी की जनसंख्या कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था। संथाल की शासन व्यवस्था। संथाल तो यहाँ के वासी थे नहीं, पश्चिम बंगाल के थे। हम लोग देखे हैं कि वो बाद में झारखंड में आते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में। तो ये जब संथाल परगना क्षेत्र में आए तो संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी कौन था? ना पहाड़िया जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति। तो संथाल जब यहाँ आए तो सौरिया पहाड़ी जनजाति का जो शासन व्यवस्था था उसी को संथालों ने भी अपनाया। इसलिए कहा जाता है कि संथालों ने संथाल या फिर मांझी शासन व्यवस्था जो है सौरिया पहाड़ी जनजाति से ही प्राप्त की है, क्योंकि वो लोग यहाँ के थे ही नहीं, पश्चिम बंगाल के थे, जहाँ उन्हें सावतार कहा जाता था और वो बाद में यहाँ पर आए। तो देखते हैं अब सौरिया की शासन व्यवस्था कैसी थी। सौरिया की जनजाति की शासन व्यवस्था में मुख्य दो ही है, जैसे कि सबसे प्रमुख तो है मांझी और दूसरा नायके है। तो मांझी का काम क्या है? ये गांव का प्रबंधन करता है और गांव के मुखिया को ही मांझी बोला जाता है और गांव का पुजारी भी मांझी। यानी कि मांझी जो है गांव का मुखिया होता है, गांव का प्रबंधन भी वही करता है और गांव का पुजारी भी वही होता है। तो इसलिए मांझी के पास तो ज़्यादा काम आ जाता है, तो इसलिए उसकी सहायता के लिए 3 व्यक्ति होते हैं। 3 व्यक्ति यानी कि 3 पद हैं यहाँ पे, गिरी, कोतवार तथा भंडारी। भंडारी को गुड़ेत भी बोला जाता है, तो भंडारी को गुड़ेत भी बोला जाता है। तो मांझी की सहायता के लिए 3 हैं, गिरी, कोतवार और भंडारी। ये सभी पद हैं। और मांझी जो है केवल गांव के अंदर के ही मामलों को ही देख पाता है। अगर 2 गांव हैं तो दोनों गांवों के बीच अगर जब कभी मुठभेड़ या झगड़ा हो जाए, किसी तरह का मामला छिड़ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए क्या होता है, एक अंतरग्राम संगठन, यानी कि गाँवों के बीच का जो है निपटारा से, गाँवों के बीच के मसलों को सुलझाने के लिए है अंतरग्राम संगठन बनाया जाता है।
तो जो 15 से 20 गांव का जो संगठन होता है उसको नायक बोला जाता है, उसके प्रधान को नायक। 15 से 20 गांव के संगठन को नायक नहीं कहते हैं। 15 से 20 गांव के जो संगठन बना, उस संगठन का जो मुख्य मतलब नीति निर्धारक, यानी कि वो जो फैसला करेगा उस पर 15 से 20 गांव का, वो उस पद को बोलते हैं नायक। उस संगठन को नायक नहीं कहते। उसी तरह से 70 से 80 गांव के जो संगठन है, उसका जो प्रमुख होता है उसको सरदार कहते हैं, उस संगठन को नहीं, उसके संगठन के सरदार को। तो 15 से 20 गांव के जो प्रमुख है उसको नायक, और 70 से 80 गांव के प्रमुख को सरदार बोलते हैं। तो ये जो है अंतर्ग्राम संगठन है। तो अंग्रेज़ों के शासन काल में भी जो है नायक, सरदार और ये जो मांझी है, ये सबको मान्यता मिला हुआ था। तो अभी तो हम लोग देखें सोरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, लेकिन हम लोग को प्रमुख रूप से पढ़ना क्या है, मांझी या संथाल शासन व्यवस्था, जो कि इन्होंने सोरिया पहाड़ी जनजाति से ही प्राप्त की थी। इसलिए हम लोग पहले सोरिया पहाड़ी जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब जानेंगे संथाल या मांझी शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसमें ग्राम पंचायत का जो है मुखिया मांझी को ही कहते हैं। लेकिन इसमें मांझी जो है, मांझी का पावर, इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। मांझी के पास इसमें प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार और कर वसूलने का भी अधिकार आ जाता है। और मांझी का कार्य इसमें सभा बुलाकर फैसला करना होता है। विवाह का अनुमति भी मांझी ही देता है, और लगान वसूल करने का भी कार्य मांझी द्वारा होता है। लेकिन मांझी जो है हत्या जैसे गंभीर हत्या जो है एक गंभीर मामला है, तो ये सब को छोड़ करके बाकी सारे का फैसला मांझी करता है। और मांझी जो है किसी भी गांव के किसी भी फैसले को अकेले नहीं करता है। वो फैसला करने के लिए गांव के जो वरिष्ठ सज्जन नागरिक हैं, उन्हें बुला करके उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। और क्या होगा जब मांझी नहीं रहेगा, तो मांझी की अनुपस्थिति में, यानी कि जब मांझी नहीं रहे तो उसके सारे कार्यभार को प्रमाणिक देखता है ना। तो मांझी का ये सब कार्य हो गया, प्रशासनिक, न्यायिक, लगान वसूलने का अधिकार, सभा बुलाकर फैसला करने का, विवाह का अनुमति देना, ये सब मांझी का काम है। और वो किसी भी फैसले को अकेले नहीं करता है, गांव के वरिष्ठ और सज्जन नागरिकों को बुला कर करता है, और मांझी की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्य को प्रमाणिक करता है। तो आप जानते हैं गांव का धार्मिक प्रधान, तो उसमें सोरिया पहाड़ी जनजाति में धार्मिक और बाकी जो कार्य हैं मुखिया का और वो सब कार्य मांझी ही करता था। लेकिन यहाँ पे गांव का धार्मिक प्रधान अलग है। गांव का धार्मिक प्रधान यहाँ पे नायके को कहा जाता है। और ये जो नायके है, जितना भी धार्मिक मामलों का निपटारा है, सब कुछ धार्मिक कार्य हो गया या फिर मामला हो गया, वो सब को निपटारा नायके करता है। और मांझी का इसमें भी एक सहायक होता है जिसको जोग मांझी कहा जाता है। तो मांझी का सहायक होता है जोग मांझी, जो कि शादी विवाह के मामले को देखता है और लोगों के आचरण पर निगाह रखता है, यानी कि जासूसी का, एक तरह से जासूसी का काम करता है, लोगों के आचरण पर निगाह रखता है। तो अब देख लेते हैं कि दोनों की शासन व्यवस्था में किस तरह से है। देखिए, सोरिया शासन व्यवस्था में एक गांव यानी कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को मांझी कहा जाता है, और संथाल शासन व्यवस्था में भी एक गांव के प्रमुख को मांझी बोला जाता है। लेकिन संथाल शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांव के प्रमुख को देश मांझी बोला जाता है, और वहीं सोरिया शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांव नहीं बल्कि 15 से 20 गांव के प्रमुख को नायक बोला जाता है ना। तो देखिए, इसमें देश मांझी 5 से 8 गांव के देश मांझी बोला जाता है, 5 से 8 गांव के प्रमुख को संथाल शासन व्यवस्था में, और इसमें सोरिया में 15 से 20 गांव के नायके। और सबसे ऊंचा जो होता है सोरिया शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव के प्रमुख को सरदार कहा जाता है, जबकि मांझी शासन व्यवस्था में सिर्फ 15 से 20 गांव के जो प्रमुख होता है उसको परगनित बोला जाता है। ये सबसे ऊंची संस्था है इसमें, और सबसे ऊंची संस्था, तो इसमें 15 से 20 गांव का जो संगठन है, इस संगठन को परगना बोला जाता है मांझी शासन व्यवस्था में। इस संगठन को परगना, और इस परगना का जो प्रमुख है उसको परगनित कहते हैं। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था में किस तरह की सजाएं होती हैं।
तो मांझी शासन व्यवस्था में जो है 2 तरह की सजा आती है, एक आर्थिक और शारीरिक, या फिर दोनों तरह के दंड मिल सकते हैं, आर्थिक शारीरिक या फिर आर्थिक और शारीरिक दोनों। तो यौन अपराध जब सिद्ध हो जाता है तो दोषी को जो है पीड़िता को अपनाना के लिए कहा जाता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब दोषी पकड़ा जाएगा तो उसको अपनाने के लिए बोला जाएगा। लेकिन जब वो इनकार कर देता है तो उसको जो है परगनित के पास भेज दिया जाता है, यानी कि सबसे ऊंची संस्था जो कि 15 से 20 गांव का प्रमुख होता है ना, वही देखिए 15 से 20 गांव का प्रमुख, उसको क्या बोलते हैं, परगनित, यानी कि परगना का जो प्रमुख है परगनित के पास भेज दिया जाता है। किसको? जब यौन सिद्ध हो जाता है यौन अपराध और वो पीड़िता को अपनाने से मना करता है, तब उसे किसके पास भेज दिया जाता है? परगनित के पास। जहाँ पर जब कोई भी विकल्प नहीं बचता है तो परगनित क्या करता है, उस दोषी को बिटलाहा की सज़ा दे देता है। बिटलाहा की सज़ा का माने होता है कि उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है। बिटलाहा जो है संथाल शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी सज़ा मानी जाती है। अब देखिए, अगर यदि कोई लड़की अवैध संतान पैदा करती है और वह पिता का नाम बता देती है तो दोषी को लड़की को अपनाना पड़ता है। और क्या होगा अगर यदि लड़की बच्चे के पिता का नाम नहीं बताती है? तो बच्चे के पिता का जब नाम नहीं बताती है तो उसके गांव को मतलब पवित्र करने के लिए, उसके गांव को, पूरे गांव को अशुद्ध मान लिया जाता है और उसको पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री देना पड़ता है और भोज भात के लिए चावल, दाल, खस्सी आदि लेना पड़ता है। तो देखिए, जब लड़की जो है बच्चे के पिता का नाम नहीं बताती है तो उसके परिवार को दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री और भोज भात के लिए चावल, दाल, खस्सी आदि देना पड़ता है। और तरह एक है सज़ा कि जब कोई महिला जो है समगोत्रीय पुरुष, यानी कि अपने ही गोत्र के किसी पुरुष से या फिर गैर संथाल, यानी कि जो संथाल नहीं है, उसके साथ यौन संबंध स्थापित करती है तो उसे भी बड़े बिटलाहा की सज़ा दी जाती है। तो बिटलाहा जो कि सबसे बड़ी सज़ा है संथाल की, यानी कि इसमें उसको गांव से, उनकी जनजाति से जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब जानते हैं बिटलाहा की जो सज़ा है ये समाप्त भी होती है। बिटलाहा की सज़ा समाप्त भी होती है, लेकिन समाप्त होने के लिए क्या होता है, बिटलाहा की सज़ा की समाप्ति के लिए क्षमा याचना करते हुए, यानी कि माफ़ी मांगते हुए जाति भोज दिया जाता है। यानी कि जितनी भी बड़ी जाति है उनकी, उस सारे जातियों को उनको भोज देना पड़ेगा। तो ये था इनकी शासन व्यवस्था। तो ये वीडियो बड़ा हो गया है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में इसके संथाल शासन व्यवस्था का पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि संथाल शासन व्यवस्था के समाज के बारे में और इनकी संस्कृति के बारे में। जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।